हेलो स्टूडेंट्स, हम बेटा डिफरेंट जो है सेपरेशन मेथड्स पढ़ रहे थे। हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा। हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट, जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम एयर को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो लिक्विड्स के लिए होती है। ठीक है, तो एयर को कैसे सेपरेट करेंगे बेटा? तो एयर को पहले हम क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। ठीक है, एयर को लिक्विफाई करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कराया था ना हिमाचल प्रदेश लवली टीचर्स। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे हमारी गैसेस जो होती हैं बेटा लिक्विफाई हो जाती हैं, और जब वो लिक्विफाई होती हैं फिर तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। ठीक है ना, जब लिक्विड होगा तो लिक्विड बॉयल भी करेगा। तो लेकिन और सब गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का क्या है, -186 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो सबका देखो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो सब अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करेंगी, बॉयल हो जाएंगी। सबसे पहले कौन बॉयल हो जाएगा, नाइट्रोजन के वेपर सबसे पहले बनेंगे। -196 है ना बेटा, केल्विन में 273 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के वेपर बनेंगे बेटा, फिर ऑक्सीजन के वेपर बनेंगे, और उसके बाद आर्गन के वेपर बनेंगे। ठीक है ना, तो जिसके सबसे पहले बने उसको हम वैसे अलग से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास जो एपरेटस है बेटा, ठीक है, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर को करने के लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है वो इस तरह सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे एयर को पास किया जाता है, और पर यहाँ पे क्या लगा होता है, फिल्टर लगा है। फिल्टर क्यों लगा है, ताकि जो डस्ट और मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम एयर को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं बेटा, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर पे। ठीक है, जब कंप्रेस्ड एयर बच्चे यहाँ पर पहुँच जाती है तो यहाँ पे इस ट्यूब में फ्रीजिंग लिक्विड सर्कुलेट कर रहा है। फ्रीजिंग लिक्विड मतलब बिल्कुल चिल्ड वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। और यहाँ पे जब एयर आई बेटा, यहाँ पे क्या आई, एयर आई, तो एयर जब इस चिल्ड वाटर के साथ टच होएगी, ठीक है ना, क्योंकि ट्यूब में पानी जा रहा है लेकिन ट्यूब ठंडी है बिल्कुल। जब एयर जो है इस ट्यूब के साथ कनेक्ट होगी बेटा, जुड़ेगी, तो यहाँ से वो क्या करेगी, वो एयर भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे हमने कि ठंडा करना है तो हम पानी, दूध का गिलास पानी में रख देते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है ना बच्चे। ठीक है, हॉट एयर अपनी जो जब यहाँ से पास होएगी तो यहाँ पे ठंडे पानी की वजह से वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को बेटा इस ट्यूब में से इस सेपरेटर में डाला जाता है। ठीक है, सेपरेटर में डालने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से किसको सेपरेट करना है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लिक्विड नहीं बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड पे जब हाई प्रेशर डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाती है, डायरेक्ट, सॉरी एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट क्या बन जाती है बेटा, सॉलिड बन जाती है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन +2 तक आता रहता है ये कि व्हाट इज़ ड्राई आइस। ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कई बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं बेटा, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ड्राई आइस। ठीक है, लग गया पता? ओके, सो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड एयर को हम एक्सपेंशन जेट की मदद से इस वाले चैम्बर में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीट करेंगे गैसेस को। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसके वेपर बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे चैम्बर में डाला ना, तो सबसे पहले किसके वेपर बन जाएंगे, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इसमें। ठीक है ना, देखो वैसे माइनस में, क्योंकि माइनस में 196, पॉजिटिव में केल्विन में सबसे कम हुआ ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे पहले इवेपोरेट कर जाएगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जब सबसे पहले वेपर बनाएगी तो उन वेपर्स को हम यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। उसके साथ साथ ही फिर आर्गन भी आएगी। आर्गन का बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, -183 ही है। फिर आर्गन के वेपर्स उनको थोड़ा सा नीचे कलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन फिर आर्गन के आ गए, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ऑक्सीजन का है बेटा, ठीक है, -183। और सबसे नीचे हम किसको कलेक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन को कलेक्ट करेंगे। और जब ऑक्सीजन यहाँ पे चैम्बर में जाएगी तो वहाँ पे कंडेंस होके लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, कि हम एयर को कैसे सेपरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बोला भी था आपको कि होता क्या है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चे, हाई स्पीड में सर्कुलेट करते हैं जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो उससे क्या होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन का एग्जांपल मैंने दिया था कि वॉशिंग मशीन जब हाई स्पीड में घुमाती है कपड़ों को तो क्या होता है, वाटर कंटेंट जो पानी के साथ लगा होता है वो स्क्वीज हो जाता है, साथ में डस्ट पार्टिकल भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और क्या बताया था, क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से हम, तो मिल्क को क्या करते हैं, कैसे करते हैं ना, घर में दूध कैसे लगाती है मदर, ठीक है ना, उसको हाई उसमें सर्कुलेटिंग उस मशीन में डालते हैं, जिससे कि क्या होता है वो रोटेट करता है बहुत ज़्यादा मिल्क। उससे क्या होता है, अलग अलग डेंसिटीज़ वाली चीज़ें अलग अलग इकट्ठी हो जाती हैं। क्रीम हल्का होके, बटर मतलब हल्का होके ऊपर रह जाता है, बटर मिल्क नीचे रह जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ विल यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो क्या आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और भी बहुत सी, सेंट्रीफ्यूगेशन में आपकी जैसे ये लैब्स वगैरह में भी इस्तेमाल करी जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जैसे ब्लड में से प्लेटलेट्स या प्रोटीन वगैरह को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल करी जाती है बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है बेटा, उन सॉल्यूशंस को सेपरेट करती है जिनको बाकी किसी मेथड से सेपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 फेज़ पे चलती है, एक स्टेशनरी फेज़, एक मोबाइल फेज़। पर ज़्यादा आप समझेंगे जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे, और जब आपकी क्लासेस लग जाएंगी तो मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होता कैसे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। इस तरह का वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है बेटा। फिल्टर पेपर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि उनके पोर साइज़ के ऊपर, ठीक। तो वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं हम पेंसिल से बच्चे, इस तरह 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन लगाते हैं और बीच में एक स्पॉट लगा देते हैं, ठीक है, मतलब एक हल्का सा बिंदु लगा देते हैं। उस पॉइंट पे हम बेटा अपना सॉल्यूशन थोड़ा सा लगाते हैं, सॉल्यूशन का ड्रॉप लगाते हैं, हल्का सा ड्रॉप, फैले ना मतलब वो ड्रॉप। अब सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन आपकी इंक भी हो सकती है। इंक में जैसे मान लो इंक आपका मिक्सचर है, आपका वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर उसमें मिक्स है आपकी इंक में, तो उस इंक का आपने यहाँ पे स्पॉट लगा दिया, उसको ड्राई किया, दोबारा से स्पॉट लिया, दोबारा से ड्राई किया, 2-3 बार यही प्रोसेस करी, और बाद में फिर आपने उस वॉटमैन फिल्टर पेपर को इस तरह से आपने एक बॉक्स में डाल के, मतलब वो पहले तो वैसे क्रोमेटोग्राफी का वो पूरा अपरेटस ही बना होता है, ठीक है। उसके बाद उसको चैम्बर में रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे उसको इस तरह से डिप किया, किस में, एसीटोन में, एसीटोन या कोई भी सॉल्वेंट, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से डाल दिया, ये एसीटोन हो गया। पर इस तरह इतना डिप करना है वॉटमैन फिल्टर पेपर कि वो जो पॉइंट है वो ना उसके ऊपर डिप हो जाए, ठीक है, वो ऊपर ही रहे। मतलब उस पेज को एक तरह से सोचो कि पेज को हमने जैसे गिलास में ही आप डिप कर रहे हैं तो गिलास में डाला तो पानी उस पॉट के नीचे नीचे ही रहा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऐसे बता दे रही हूँ आपको, अदरवाइज एसीटोन डालते हैं तो अब क्या है, तुम्हें पता है कि फिल्टर पेपर पे एसीटोन अब ऊपर की तरफ को मूव करेगा, सॉल्यूशन ऊपर करता है। जब तुम पेपर देखा ना कभी पानी में डालते हैं तो पेपर ऊपर तक गीला हो जाता है सारा, चाहे जरा सी जगह पे लगा हो, ठीक है, वो एड्जॉर्प्शन करता है ना, वो ऊपर को मूव करेगा। तो जब बेटा सॉल्वेंट मूव करेगा तो सॉल्वेंट के साथ ये देखो ऊपर डायग्राम बनी है, जब सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा तो अपने साथ साथ वो जो स्पॉट के कलर्स हैं उनको भी क्या करेगा, अपने में डिसॉल्व करके उनको ऊपर तक मतलब मोबाइल करवाएगा, ठीक है। तो अब हर कलर अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और उसका हम क्या कर देते हैं, उसको फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं, स्केल से हम
नाप लेते हैं कि वो कितना है और रिटेंशन फैक्टर निकाल देते हैं। पर ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, रिटेंशन फैक्टर वगैरह ये +2 में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना सीख लो कि इस तरह से अलग अलग जो कलर्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं और उस डिस्टेंस को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। किनको, बहुत सारी डाइज हैं, डाइज किस किस कलर की बनी हुई है हमें पता लग जाएगा, डाइज में कौन कौन से कलर। ऐसे इंक आपको काली सी दिख रही थी, पता नहीं लग रहा था कि जब देखिए यहाँ पे लग जाएगा पता कि इंक में ग्रीन भी कलर है, ब्लू भी कलर है, वॉयलेट भी है, ठीक है ना। आप अलग अलग डाइज को इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ब्लड में से ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग्स भी अलग अलग एब्जॉर्ब होंगी, ड्रग्स को भी सेपरेट कर सकते हो आप क्रोमेटोग्राफी पर। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है बेटा, सबके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं चलेगी, उसके लिए थिन लेयर भी होती है, पार्टीशन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, लेकिन जो हम करते हैं वो पेपर ही करते हैं। फ्लावर के पिगमेंट सेपरेट हो जाते हैं बेटा, 2-3 रंग के फ्लावर लो आप, उनको क्रश करो और उनका सोल्यूशन बनाओ, उस सोल्यूशन का फिर ड्रॉप लगाओगे तो जब वो कलर्स ऊपर जब उठेंगे तो उनका भी पता लग जाता है कि फ्लावर के पेटल्स में कौन कौन सा कलर है। तो फ्लावर के पिगमेंट्स भी इस वाले मेथड से हम क्या करते हैं बच्चे, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ इवेपोरेशन। ये तो सिंपल सा मेथड है कि जैसे नमक और पानी है बेटा, उनको कैसे सेपरेट करेंगे हम, इवेपोरेट करेंगे, पानी ऊपर उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपर्स बनाने की प्रोसेस को बच्चे इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ओके। नेक्स्ट जो हम करेंगे, सॉरी ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है बेटा, इसमें बेटा इम्प्योर सब्सटेंस को किस में बदलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस में बेटा, ठीक है ना। जैसे आपका कौन ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया बेटा, ठीक है ना। मान लो इसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे और इसको फिर हीटिंग करेंगे अप टू द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आता है, ग्लास रॉड से चेक करते रहते हैं, जब वेपर जो है फूक मार के ठंडे होने लग जाते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होता है। ये भी हम करेंगे प्रैक्टिकल, आपको 9th क्लास में प्रैक्टिकल है ये कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनाने का, ठीक है। और उसको एज सच ही रख देते हैं 10 से 12 घंटों के लिए। जब आप बाद में देखेंगे तो इम्प्योरिटी सारी पानी के रूप में तैर गई होती है और प्योर सब्सटेंस जो है, जो प्योर कॉपर सल्फेट है, उसके क्रिस्टल बन गए होते हैं बेटा, ठीक है। और उन क्रिस्टल्स को फिर हम ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये या फिटकरी का क्रिस्टल बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट के बना सकते हैं, या कॉपर सल्फेट के बना सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलाइजेशन मेथड है आपके पास, ठीक है। मोहर सॉल्ट के बन जाएंगे आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट ये जो है मैंने आपके पास डायग्राम दी है, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि वाटर कैसे जो है वो फिल्टर होता है हमारे घरों में आने से पहले, ठीक है। तो वाटर की फिल्ट्रेशन बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस टैंक में डाला जाता है जो कि सेडिमेंटेशन टैंक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल्स है, डस्ट वगैरह, वो यहाँ पे नीचे बैठ जाती है। उसके बाद पानी को अगले टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे हम एलम डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, हैवी होके नीचे बैठ जाते हैं। फिर यहाँ के रोलर की मदद से तीसरे टैंक में डाला जाता है जहाँ पे हमने फाइन सैंड, ग्रेवल वगैरह डाली जाती है, जो कि फ़िल्टर का काम करती है बेटा। और कोई पानी यहाँ से जब क्रॉस होता है बेटा, तो और छोटे छोटे कोई भी डस्ट है, इम्प्योरिटी है, वो यहीं पे सैंड के बीच में ही रह जाती है, ठीक है ना, सैंड के बीच में ही रह जाती है वो, ठीक है। ओके, एक मिनट, यहीं पे रह जाती है। अब बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ़ होके नेक्स्ट चैम्बर में पास करते हैं, जहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट वगैरह डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन के टैबलेट्स डालते हैं, जिसको क्लोरीनेशन टैंक बोलते हैं, ताकि वाटर जो है बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाए और उसके बाद फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से थे, एक हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, फिर लोडिंग टैंक में डाला। लोडिंग मैंने आपको बता दी कि अल्म डाला जाता है लोडिंग के लिए, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाई सेडिमेंटेशन। उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन टैंक में और फिर क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, ओके। जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो आपको वैसे भी बहुत अच्छे से जाता है,
आपकी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जिससे कि सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है, सब्सटेंस की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक पेपर लेते हैं बेटा, अगर पेपर को आप काट दो तो वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर को काट तो दिया आपने सीजर से, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन रहा तो वो पेपर ही ना। पेपर की कोई स्टेट कुछ चेंज थोड़ी नहीं हुआ, कोई केमिकल कोई नई सब्सटेंस थोड़ी नहीं बना, ठीक है। और आप गम लगा के दोबारा उसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं बेटा, एक तो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है इनमें, ठीक है। और केमिकल जो कंपोजिशन है कंपाउंड की वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, ठीक है ना। हमने पानी को क्या कर दिया बेटा, पानी को हमने आइस में बदल दिया या आइस को हमने लिक्विड में बदल दिया, चाहे हम कुछ भी करें रहेगा तो वो H2O ही रहेगा ना, कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं बन रही है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बॉइलिंग या पानी को उबाल के उसके वेपर बना दिए, ग्लास को तोड़ दिया बेटा, पानी नमक और पानी को घोल दिया, तो मैंने बोल दिया कि ये इवेपोरेशन करेंगे, नमक नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। नमक पानी के साथ मिलके कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहा है, वो उसी में ही घुला हुआ है, अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, उसको बुझा भी सकते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, वो रिवर्स नहीं कर सकते हम उनको, और एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से, ठीक है। परमानेंट चेंज है ये बेटा, टेम्परेरी नहीं है, समझ आ गया। बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखो, पेपर को बर्न कर दिया बेटा, देखो पेपर को काटा तो वो पेपर ही रहा, पेपर को बर्न किया तो वो राख बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नई चीज़ बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग से बन रहा है, समझ आ गई ना बात आपको, ओके। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया बेटा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बेटा, MgO बना, तो नया कंपाउंड बन रहा है जिसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। आयरन को रस्ट किया, पहले आयरन Fe था, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में मिलके Fe2O3 और X वाटर मॉलिक्यूल, ये आयरन ऑक्साइड रस्ट का फॉर्मूला है बेटा। देखो नया ही कंपाउंड है, आयरन पहले अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, पानी अलग था, मिलके नया ही कंपाउंड बन गया। और ऐसा तो है नहीं कि रस्ट से आप दोबारा आयरन बना सकते हैं, ठीक है। या आयरन और सल्फर को मिला के आयरन सल्फाइड बना देते हैं हम, ठीक। या कर्ड बन जाती है, कर्ड से दोबारा मिल्क थोड़ी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं, केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, केमिकल में केमिकल और फिजिकल दोनों हो जाती हैं। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है बेटा वो ख़त्म होता है, ओके। अब नेक्स्ट जो है हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, ओके।